अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। आपका आना मुबारक हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने कामयाबी का जो हमें रास्ता बताया है वो ये है कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। और अल्लाह ताला ने उसके बाद एक वादा किया है कि मैं तुम्हारे काम को क्या कर दूँगा, सीधा कर दूँगा। और अगर दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो चीज़ हमारे अंदर नापैद हो चुकी है ये हमारी बेहतरी की तरफ जा सके। टैक्स प्रैक्टिसेस हमने स्टार्ट किया कैफ 2। आज उसका जो एक बेसिक है उसके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी उसको हाईलाइट करूँगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। एक असाइनमेंट आपने ये करनी है कि आई कैप के जो गिवन पेपर्स हैं, आई कैप के सिर्फ गिवन पेपर्स का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको सिर्फ लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। राइट, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 और 7, व्हाट्सएवर इट इज़। आपने वो आखिरी क्वेश्चन वो लिखना है 10 मार्क्स का, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इन माई क्लास, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हो कि अच्छा जब हम इस गुलदस्ते को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा क्या अभी भी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जिसका मुझे आंसर नहीं पता। राइट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एग्ज़ाम में वो स्टूडेंट जो नेकेड बग़ैर कपड़ों के जाते हैं वो परेशान होते हैं, और हमारा लिबास क्या है, पास पेपर्स। ये मेरा एक है कि आपका बहुत बड़ा उस्ताद जो है वो आपके पास पेपर्स होते हैं, वो आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आप उसको नहीं देख रहे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। राइट, अच्छा जी, हमारा जो आज का गुलदस्ता है इसका नाम है बेसिक्स। राइट, इसकी हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं। एक हमारे पास जो बेसिक है वो है हमारा टैक्स सिस्टम। जो पहला इसमें फूल है वो है टैक्स सिस्टम के ऊपर ये बात करता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द ड्राइंग क्लास। और दूसरा जो इसमें हमारे पास जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास जी एक इसमें 4 इसकी पत्तियां हैं, और एक और हमारे पास इसमें फूल है। नज़र लगा दिया आपने।
ये पानी ना देने की वजह से कुछ पत्तियां ख़राब हो गई हैं, इसलिए आपने उस वजह से जी ठीक किया जा सकता है इसको। ये एक तो है टैक्स सिस्टम, दूसरा इस टैक्स सिस्टम के स्टेक होल्डर्स वो हैं 4, जो आज हमारा इशू है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन हैं, उनके इखलाकियात क्या है, उनके एथिक्स क्या है, राइट। इसमें पहला जो शेयर होल्डर है वो तो खुद टैक्स पेयर है ना, जिसने टैक्स देना है, और दूसरा है जिसने टैक्स लेना है, वो कौन है, FBR, जिसको टैक्स चाहिए, राइट। और इसके साथ एक और भी अगर आप कर लें तो वो है लेजिस्लेटर, ठीक है, जो इसको लॉ को बनाते हैं, क्योंकि FBR तो उसको इम्पोज कर रहा है। FBR और टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आप कर लें तो ये एक अथॉरिटी, एक हमारा एक पत्ती बनती है। इसमें एक है हमारे लेजिस्लेटर जो लॉ को बनाते हैं। लेजिस्लेट करना कहते हैं लॉ को फ्रेम करना, उसको बनाना जो है। अब FBR ने, लेजिस्लेटर ने क्या किया, कानून बना के किनको कहा, टैक्स डिपार्टमेंट को, कि तुम ये कलेक्ट करो। इसी तरह ये हो सकता है कि टैक्स पेयर जो है ये खुद इनसे डील कर ले, लेकिन नॉर्मली टैक्स पेयर डील नहीं करते। वो आगे क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं कि साहब आप जो है ना ये काम करो। तो पहला इस गुलदस्ते का जो एक हमारा फूल है, ये हमारी जो डंडी है, वो है टैक्स सिस्टम। इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी कि इसके रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टैक्सेस एज आ डेवलपमेंट यूज़ होता है, राइट। टैक्स सिस्टम्स किस तरह के होने चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ये टैक्स सिस्टम की खूबसूरती थी। इसके दाएं बाएं आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके अंदर आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कहता क्या है हमारे टैक्स के रिगार्डिंग, एक ये बात होगी। दूसरा, इसके अंदर ये बताया जाएगा कि ये बजट बनता कैसे है, इसके अंदर बजट की बात होगी कि बजट बनता कैसे है, राइट। बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बजट प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, राइट। और इस बजट के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, राइट। किस किस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, ये इसमें जो है वो बात की जाएगी। गवर्नमेंट कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर हैं वो कर सकती है, जिनकी अप्रूवल चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको इस एक तरफ से नजर आए। समझ आ रही, यानी सिस्टम, और ये सिस्टम बनता कैसे है, और इस सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं चारों, उनके इखलाकियात क्या हैं, क्योंकि असल में टैक्स तो इन्होंने देना है। ये जो रेड कलर की जो हमारी विंग है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो सपोर्टिंग है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन है कि टैक्स सिस्टम क्या है और टैक्स सिस्टम जो है वो बनता कैसे है। ये कानून है और ये कानून की पासदारी करने वाले ये लोग हैं, राइट। और ये क्या है हमारा असल में टैक्स सिस्टम के ये बेसिक्स ये मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम इसमें इस साइड के अगर ऊपर हम बात करें तो हमारे पास एक आ गया टैक्स पेयर और एक आगे लेजिस्लेटर। ये दो बेसिकली लोग हैं, यानी समझ लें कि ये रियासत है, ये रियासत है
और ये अवामुन नास है। अच्छा, ये जो नास है ना, ये अरबी में कहते हैं लोगों को, ये अरबी का लफ्ज़ है। और निस्यान एक बीमारी है, उसी का ये रूट वर्ड है। निस्यान एक बीमारी है जिसमें इंसान भूल जाता है। तो कहते हैं इसलिए इंसान को अन्नास कहा जाता है, क्योंकि ये भूल जाता है। तो ऐसे ही है ना कि आपके सामने जब रियासत आती है, पहले एक पार्टी आती है, वो कहती जनाब हम हमको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, हमें बड़ा याद रहता है। जब वो चली जाती है, फिर ही वही पार्टी दोबारा आती है और फिर वो कहती है कि हम ये चीज़ें आपको देंगे। तो उतनी देर में हम भूल चुके हुए होते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है? अवामुन नास, ऐसे लोग जो भूल जाते हैं। राइट, इसका नाम क्या है? अवामुन नास। और रियासत क्या है कि ये उनको भुलाने वाली है। इसकी मेमोरी फिर सेट भी कर देती है, बाज़ का इसको अपडेट करती है तो फिर ये सेट भी हो जाते हैं। तो असल में इन्होंने जो पैसा है वो इनको देना है टैक्स, रियासत को। तो रियासत क्या करती है? उस पैसे से उसको चलाना है ना। आपको हेल्थ प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सॉरी, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी, ये इसका काम है जो आप इनको पेमेंट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने आपको प्रोवाइड करनी है। राइट, रियासत ने आपको भी प्रोवाइड करनी है और अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करनी है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए तालीम जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटर क्या करते हैं कि अपना एक नुमाइंदा आगे छोड़ते हैं, जिनको टैक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट जिसमें FBI भी शामिल है, वो इनको छोड़ते हैं कि जनाब हमने एक पॉलिसी बना दी है, आपने क्या करना है? इनसे आपने कलेक्ट करना है। तो टैक्स पेयर असल में टैक्स किसको देता है? टैक्स डिपार्टमेंट को। और टैक्स डिपार्टमेंट ये टैक्स किसको देता है? फिर लेजिस्लेटर को। इन्होंने अपना नुमाइंदा छोड़ दिया। इसी तरह जो टैक्स पेयर्स हैं ये भी अपना नुमाइंदा जो है ये फ्लोट करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब, जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट, वो इसको कहते हैं कि भाई आप इससे डील करो, आप इसको क्या करो, मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, राइट, और मुझे प्रोटेक्ट करो। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास दो लोग हैं, पैसा देने वाले और ये पैसा लेने वालों के नुमाइंदे और ये पैसा देने वालों के नुमाइंदे। रियासत इनको सैलरी देती है ना। टैक्स डिपार्टमेंट नाबा रोड पे है, मिनी मार्केट में है, राइट, अनारकली में है, ये सारे पूरे पाकिस्तान में ये टैक्स डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। और टैक्स पेयर क्या करता है? इनको रेम्यूनरेट करता है। ऐसे ही है, वो इसको पैसे देता है ना। ये कौन है? ये हम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो टैक्स पेयर्स को क्या करते हैं? उन यानी वकील कह लें, इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको लिख लें। ये कौन होते हैं? ये वकील होते हैं। वकील होना चाहिए, इसको कील नहीं होना चाहिए। कील क्या होता है? चुभता है, जो ठोक दिया जाए दिमाग के अंदर कहीं पर तो उसका ख़राब बेड़ा गर्क कर देता है। राइट, ये बाज़ औक़ात वकील जो है ये कील भी बन जाता है। हैंड राइटिंग ख़राब, आप गुस्सा कर रहे हैं, मैं अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी उर्दू ऐसे ही है। वकील, अब ठीक है जी, ये वकील है, ये टैक्स वाले हैं, राइट, इनको तो आप जानते होंगे। ये ठीक है, ये हमारे टैक्स वाले लोग हैं, ये टैक्स डिपार्टमेंट है, राइट, ये वो कर रहा है। नहीं, मैंने कहा कि आपने इसको दिल पे नहीं लेना, आपने बस इसको जो है ना सोचना है कि ये लोग हैं। इन चारों के लिए हमारे इस चैप्टर 3 के अंदर जो हैं वो क्या कर दिए गए? एथिक्स बताए गए हैं कि इनके इखलाकियात क्या है।
देखिए पहली चीज़ समझें कि एथिक्स और कानून में फ़र्क होता है। एथिक्स वॉलंटियर होते हैं, लॉ जो है इन्फोर्स्ड होता है, बाय हुक एंड क्रूक इनको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम चैप्टर को ना पढ़ें और हम वैसे ही ज़रा इनको सोचने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी और आप कहेंगे हाँ हो है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी। देखिए लॉ इज नथिंग मोर देन अ कॉमन सेंस विच इज़ नॉट अ कॉमन, राइट, कि वो एक ऐसी कॉमन सेंस है जो कि कॉमन नहीं है। ये कॉमन है अमंग द लेजिस्लेटर, वो उनकी कॉमन सेंस है, वो आपके ऊपर क्या करते हैं, इसको बाय हुक एंड क्रूक लगाते हैं। चलें पहले आप ये बताएं, कानून बनाने वालों को कानून बनाते हुए क्या चीज़ सोचनी चाहिए, खुद बताएं ज़रा अपने ईमान से। कानून कैसा होना चाहिए, इसमें सोचें, इसको इसमें एक पत्ती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉ। ये कौन है, कानून बनाने वाले। तो यहाँ क्या पढ़ा था हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स, कानून की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, वो यहाँ इम्प्लीमेंट करें। कानून कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। और कन्वीनियंट होना चाहिए या इनकन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये कानून किसके लिए होना चाहिए, इसके लिए, ताकि इसका अल्टीमेट बेनिफिट किनको जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। और इनको क्या होना चाहिए, टैक्स ज़्यादा किस पे लगाना चाहिए, जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी इनकम कम है, जिनकी इनकम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का वर्ड नहीं लॉ ने यूज़ किया, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर उन पर टैक्स बंद कर दिया जाता है, वो फिर हमारे टैक्स नेट से निकल जाते हैं, फिर वो जहाज़ों में सफ़र करते हैं, दूसरे मुल्कों की सैर करते हैं, फिर वो उम्रे करते हैं, हज करते हैं, राइट, इनके एम्पायर्स बन जाते हैं। तो क्या लॉ ने वर्ड यूज़ किया, हाईएस्ट का नहीं वर्ड यूज़ किया। देखें आप खुद देखें, हाईएस्ट का नहीं उसने वर्ड यूज़ किया। उनके जिनकी हाई इनकम होती है उन पे हाई लगाएं, जिनकी कम होती है उन पे कम लगाएं। तो दो लेयर्स को खा गया वो, बिल्कुल नीचे वाले उस पर भी ना टैक्स लगाएं, और बहुत ऊपर वाले जो हैं, जो हमारे करता धरता है, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाएं। तो ये चीज़ें हो गई, राइट। आप सीरियस लेंगे इस बात को, नहीं लेना इसको सीरियस, सब पे लगना चाहिए, सही है, राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसी बात के ऊपर कि इनको कैसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इनको किस चीज़ से, देखें हाँ, एथिक्स क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चीज़ों को सोचना है आपने, तब ये चैप्टर मुकम्मल होगा। इनको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, देखें एक चीज़ हमने कर ली कि इनको डू क्या करना चाहिए और डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी का उलट लिख दें तो ये डोंट्स हो जाएगा। इनको ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहिए जो फ्रेंडली ना हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, राइट, रिजिडिटी हो उसके अंदर, ऐसा सिस्टम इनको नहीं बनाना चाहिए। इनको ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहिए जो पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा हो, राइट, उसमें आपको फिस्कल एडिक्वेसी होनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, राइट, ऑब्जेक्टिव्स को देख के जो है वो टैक्स सिस्टम बनाना चाहिए, राइट। ये लेजिस्लेटर का काम है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना सिंपल सिस्टम बनाएंगे उतना लोगों को समझने में आसानी होगी जितना मुश्किल बनाएंगे रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे ये वाले लोग, राइट, वो कल किसी ने पोस्ट शेयर की हुई थी, उसने कहा पाकिस्तान में तमाम इदारे लोगों को तंग करने की सैलरी लेते हैं। पता नहीं किस हद तक ठीक है, मुझे नहीं पता, आप बेहतर समझते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसका क्या काम है बताइएगा, कि इसको जो इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं, इसको जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं वो एज इट इज़ क्या कर दे, टैक्स पेयर को बताए, इसका ये काम है ना। आप मुझे बताएं, पहले इसके डोंट्स पढ़ते हैं, इसके दांत देखें, पहले इसके डोंट्स पढ़ते हैं कि इसको क्या नहीं करना चाहिए,
आप बताएं इसको क्या नहीं करना चाहिए? इसको दांत नहीं दिखाने चाहिए, राइट? क्या नहीं करना चाहिए टैक्स वालों को? हाँ जी, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। इसके क्या है डोंट्स? दे शुड, ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आए हुए हैं कि इनको ब्राइबरी, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, रिश्वत की हर शक्ल से अवॉइड करना चाहिए इनको। अच्छा, एक रिश्वत होती है जो आप इफ़ेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ अपने बुज़ुर्गों की लेते हैं कि यार देखो, जब तक कायदे आज़म साहब मेरी जेब में ज़्यादा नहीं होंगे उस वक्त तक मुझे तसल्ली नहीं होगी, हार्ड कैश जिसे कहते हैं। एक रिश्वत की और भी शक्ल होती है, मिसाल में उसकी आपको देता हूँ। मिसाल है, कमिश्नर की बेटी की शादी है, उसने एस्टीमेट लगवाया, पता चला कि जनाब शादी वाले दिन जो है तकरीबन कोई 40-50 लाख रुपए का ख़र्चा हो जाना है। तो क्या हक बनता है उसका एक अच्छा इंसान होने के नाते? वो देखे कि मेरे इलाके में कौन कौन से लोग हैं जो कैटरिंग का काम करते हैं, गोरमे है और कौन सा है, 4 सीजन्स वाले हैं, है ना, इनका ऑर्डर निकालते चुप करके, इनको बुला लें और इनके कीड़े निकाले, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दे, उनको जो दिल करता है उनको कर दे। और एक दिन वो कहेगा कि साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, माफ़ कर दें, मेरा कारोबार बंद हो रहा है, रोज़ आए दिन आप मुझे बुला लेते हैं, ये भी गलती है, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, फ़लाँ ले आओ, सेल्स टैक्स की इनवाइस नहीं है। तो कहते हैं यार परेशानी तो हर जगह ही है। कमिश्नर कहता है अब देखो ना, मेरी बेटी की शादी है, मैं खुद बड़ा परेशान, कोई अच्छा खाने वाला नहीं मिल रहा, तुम्हारी नज़र में हो तो बता देना। अब वो कौन है खाना बनाने वाला? वो कहेगा सर मसला कोई नहीं है, आप मेरी परेशानी दूर करें, हम देखें हम आपस में भाई भाई हैं ना। मुसलमान वो है जो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, जो उसकी मदद करें। आपकी तकलीफ़ आज से मेरी तकलीफ़। आप बंदे बताएं कितने आएंगे? बंदा तो शायद उसमें कोई भी ना हो, लेकिन यह है कि बता दें आप कितने होंगे। वो कहेगा जनाब मैंने जो 500 लोगों का इंतज़ाम किया हुआ है और पैसे दूंगा मैं, ये नहीं करना क्योंकि मैं नहीं ये कर सकता, पैसे उन्होंने नहीं कहा था जी, वो कर लेंगे बाद में। जगह आप बता देगा जनाब मॉडल टाउन में फ़लाँ जगह पर जो है वो इंतज़ाम करना है या फ़लाँ मार्की में इंतज़ाम करना है। कहता सर ये टेंशन ख़त्म हुई आपकी, बस। कहेगा बस ठीक है, तो चलें ठीक है, मैं यार काफ़ी रिलैक्स हो गए हूँ आपके आने की वजह से। तो वो कहता सर ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो आपने मंगवाई थी इसको देख लेंगे यार, ज़रा शादी हो जाए उसके बाद इसको देखेंगे कि क्या करना है। समझ आई ना? तो ये जो उसने अखलाकियात पूरे किए हैं ये इंतहाई बद अखलाकियात हैं। आपको ऐसी चीज़ों से भी क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ये इस तरह के भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनको क्या करना चाहिए? सही इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ये आपकी फ़ाइल को रोके रखेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। जो इनको कहा गया है आपको उसको मिनो अन इनकी बेहतरी के लिए करना चाहिए। हमने क्या कहा था सिस्टम के अंदर? हमने सिस्टम ये बात पढ़ी थी कि आप सिस्टम को फ्लेक्सिबल हो और कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंस के अंदर इंस्टॉलमेंट भी होती है। अगर एक टैक्स पेयर आपके पास आ गया और उसने कहा सर मेरे पास पैसे कम हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दें, तो इसको उसके लिए करना चाहिए। अच्छा, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये लफ्ज़ क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी बहुत है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पंजाबी में क्या कहते हैं? आटा गूंदी हिल्दी बहुत है। इसको ये लफ्ज़ आपको ये ऑडिट में भी आपने सुना होगा। यानी जो बात की जा रही है असल में वो है नहीं। ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है, ये लफ्ज़ भी लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? वाक़या सुनिएगा क्या होता है कि एक खातून थी, उसकी बेटे की शादी हो गई, बहू उसको पसंद नहीं थी। अब उसने उसके निकाह बताना होता था बेटे को कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक दिन उसने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारी बीवी से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने कहा जी मसला क्या है? उसने कहा जब भी ये आटा गूंथती है ना बहुत ज़्यादा हिलती है ये, इसको कोई आइंदा ऐसी हरकत, मुझे जहर लगती है ये। तो बात यह है कि भी जब आटा गूंदेगी तो हिलेगी तो ज़रूर ना वो, यानी ऐसा स्टैचू तो नहीं हो सकता कि ऐसे 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 करता रहे वो।
वो आटा गूंदेगी बेचारी तो ऐसे हिलेगी ना वो, तो कहती ये इसकी प्रॉब्लम है। तो हालांकि वो प्रॉब्लम, गुस्सा उसको किसी और बात के ऊपर है, लेकिन ये है, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो अभी मैंने एग्जांपल दी आपको गौरवे वाली, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसका मकसद जो था वो टैक्स निकालना नहीं था, उसका मकसद कैटरिंग लेना था इससे। दूसरे अल्फाज में ये होता है, आप किसी भी टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो जो आपको तंग कर रहा होता है ना, आप मेयो हॉस्पिटल चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, वो डॉक्टर आपको बहुत गंदा ट्रीट करेगा। अच्छा, असल में वो आपको डायरेक्ट कर रहा होता है, मेरे क्लिनिक पे आओ, वहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा अपने मुफाद के लिए। ये है, ठीक हो गया। तो इनको इन चीज़ों से क्या करना चाहिए रिफ्रेन। तो इनके डूज भी होंगे और डोंट्स भी होंगे। तो इनके डूज भी एग्जाम में आए हुए हैं और डोंट्स भी आए हुए हैं। अब इधर आ जाएं, मैंने कहा इस वकील को वकील होना चाहिए, कील नहीं होना चाहिए, राइट। इसका काम क्या है कि ये इसकी ईमानदारी के साथ जो इसने इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इसको करे, वो इसके इंटरेस्ट के लिए काम करे, इसके इंटरेस्ट के लिए काम ना करे। इसके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, डूज। अगर इसके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है तो इसको वो काम नहीं लेना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक दफ़ा मेरे पास काम आया इसका NPO का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ने कहा हमारी रिटर्न फाइल कर दें। मैंने कहा देखें मुझे NPO की टैक्सेशन का पता है, लॉ का मुझे पता है, लेकिन मैंने इनकी रिटर्न कभी खुद फाइल नहीं की। मैं इसको सुपरवाइज़ कर सकता हूँ, आप ये रिटर्न फ़लाँ शख्स से करवा लें, हालांकि वो पैसे दे रहा था ना। इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, कि मेरी प्रोफेशनल जो मेरी कंसल्टेंसी है, मेरी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, मेरे जो एथिक्स हैं, मुझे वो इजाज़त नहीं दे रहे कि इसका काम मैं ख़राब करूँ, ठीक है ना। वो मुझे काम, एक होता है विद ड्यू डिलीजेंस, मुझे काम आता है, मैं ईमानदारी से नहीं कर रहा, ये और चीज़ है। एक है कि मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ लेकिन मुझे काम ही नहीं आता। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप उसका बेड़ा गर्क ही करेंगे, सही है। मेरे घर में एक साहब आए तो वो करते थे, डिस्टेम्पर करते थे, मेरा फर्नीचर पॉलिश कर गए। वो इंतहाई बुरा उसने किया, बड़ी मुझे तप चढ़ी, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो एक दिन मैंने उसे कहा कि यार मैंने घर जो है ना वो पेंट भी करवाना है, तो कोई बंदा हो तो वो बता देना। कहता सर मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा यार तुम तो फर्नीचर पॉलिश करते हो। वो नहीं कि सर मेरा काम यही था, जब आपके पास आया तो आपने फर्नीचर की बात कर ली। मैंने कहा वो रंग ही करना है ना, इसको मैं कर दूंगा। तो सुबह वो फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सेकंड फ्लोर पे। मेरा दिल था कि इस उल्लू के पट्टे को नीचे फेंक दूंगा। यानी मेहनत उसने बड़ी की, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसको काम आता नहीं था। तो ये इसको ऐसा काम कंसल्टेंट को नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं पकड़ना चाहिए जिसको नहीं आता, या कोई और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ हायर कर ले। अंडरस्टैंड, ये है। इसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सही काम को पकड़े, सही उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और इसके उसमें से कोई बेनिफिट खुद ना उठाए। अब ये बेनिफिट क्या उठाता है कंसल्टेंट? ये अक्सर टैक्स पेयर क्या करते हैं कि कंसल्टेंट की फ़ीस पूरी नहीं देते, तो ये क्या करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके इनको नोटिस दिलवा देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट आया मेरे पास और उसने मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट ला दी। मैंने ख़ुद ही उसे कहा कि बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट्स जो हैं ये एलियंस हैं, इनको निकाल दें, ये इससे तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी इफ़ेक्ट करेगी, केस खुल जाएगा, ब्ला ब्ला। मैंने निकलवा दी। इसने कहा जी ठीक है। इसका मैंने को 5-6 लाख रुपए टैक्स जो था वो कम करवा दिया। रिटर्न फाइल होगी, मैं इसे पैसे मांगता हूँ, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैं कमिश्नर के साथ मिलता हूँ और कमिश्नर को कहता हूँ कि इसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, फ़लाँ नोटिस इसको भेजो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तो कमिश्नर कहता है जी मुझे क्या मिलेगा? कहता 50,000 तो मैं दूंगा इस बात का, नोटिस इशू कर दो इसे। अब वो नोटिस जो है वो इशू होता क्योंकि ये उसका अटॉर्नी है, उसका वकील है, नोटिस इसको जाता है, ये नोटिस इसको दे देता है। और बाज़ औक़ात वो एक्चुअल वो जाली नोटिस होता है, वो सही नोटिस
नहीं होता, वो सिर्फ एक कागज़ होता है, उसके ऊपर फिल करके इसको डराने धमकाने के लिए वो इसके पास देता है। कहते सर एक नोटिस आ गया, वो बैंक स्टेटमेंट पकड़ी गई। पकड़ाई किसने है? इसने। और उसे कहता वो बैंक स्टेटमेंट पकड़ी गई, अब क्या करें? वो कहता है जी मसला क्या है? कहता है 20 लाख रुपये टैक्स निकाल दिया डिमांड उसने। तो वो करते कराते कहता है जी मैं उससे मिलता हूँ, मिलता किसी से नहीं है। अगले दिन मिलता है, ये कल मैं मिला था कमिश्नर से, तो कहता नहीं जी मैं जो है ना वो 8 लाख रुपए से कम नहीं लूँगा। ये उसे कहता है, कोई बात करते करते कोई 3-4 लाख रुपए में इसकी बात दोनों की सेटल। तो इसमें 50,000 रुपये ये इसको दे देता है, बाकी 2-3 लाख रुपए अपनी जेब में रखता है। और वो नोटिस कहता है जनाब, एक नया जाली उसका रिप्लाई बनाता है कि लो जनाब तुम्हारा केस निकला ही नहीं होता, और इसको केस दिखाते भी हैं। इसने इसको लाख रुपया नहीं दिया होता, इसको तो तेली नहीं देनी, हवेली देनी है। तो इसने लाख रुपया नहीं दिया, इसने उससे 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया निकलवा भी लिया। और इसे क्या कहा, यार वो मेरी फ़ीस तो रहती है अभी, वो तो दे दो। अब वो ये फिर फीस नहीं देगा इसे, फिर इसको तंग करेगा, इसलिए ये इसके ऊपर मुतमिन है। तो बात ये है। अच्छा अब आते हैं इसके ऊपर, ये हम आ गए अवामुन नास। इन लोगों के लिए क्या है कि इनके अखलाकियात क्या कहते हैं? इनके अखलाकियात ये कहते हैं कि भी मेरे टैक्स से दूसरे लोग पलेंगे, यूटिलिटी क्रिएट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। पढ़ा ना यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर सोचें, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सोचें कि यार मेरे पैसे से लोगों को फ़ायदा होगा, मेरे पैसे से ये होगा, मेरे पैसे से ये होगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, राइट। मुझे टैक्स क्या करना है, पूरे का पूरा सही जगह पर सही टाइम पे प्रोवाइड करना है। मुझे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी। सही है। तो ये एक मुआशरा है जो आपके सामने है, ये उसकी अखलाकियात हैं जो हमारे चैप्टर में मौजूद हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन वही बातें अंग्रेज़ी में आ रही होंगी। इसको कहते हैं विजन। ये मैंने अभी आपका विजन सेट किया है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला आखिरी क्वेश्चन। तकरीबन अभी तक जो पैटर्न चल रहा है एग्जामिनर का, ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें से 10 मार्क्स उसने 10% की वेटेज दी हुई है। अगर हम अच्छा हैं ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर आप इसको याद करेंगे। असाइनमेंट क्या दी है मैंने आज आपको कि पास पेपर सिर्फ आपने क्या करने हैं, वो लिख लेने हैं, डाउनलोड नहीं करके रखने कि सर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। आपने उसको देख के आखिरी सिर्फ क्वेश्चन, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, राइट। कि यार ये क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है तो उसके आगे बजाय दोबारा लिखने के लिख लें कि जनाब 221 में भी आया था सितंबर में, अब ये फिर दोबारा रिपीट हो चुका हुआ है। उसकी इंटेंसिटी का पता चल जाएगा कि एग्जामिनर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन लिखेंगे उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास मौजूद होगा, राइट। देखें जितने पास पेपर आप कर लेंगे, आप देखेंगे जो एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह वो उन्हीं में से होगा। और इससे क्या होगा, हमारी पास होने के चांसेस 100% तक चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सीए क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट, ए वाली एफर्ट है ये। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके, क्या मतलब है? जाए? ये एंड पे भी कहा जाता है। अच्छा थैंक यू आपने पॉजिटिव सेंस में कहा। ओके, मैंने कहा शायद आपने जो है वो, देखें मैंने एक चीज़ की आपको अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी दी थी कि समझा मैं दूंगा, चीज़ों को आसान करना मेरा काम है, ये काम मैं कर दूंगा। बाकी ये है कि बाकी जो चीज़ें याद करनी हैं वो आपका काम है। चैप्टर 1 की हिस्ट्री पढ़ ली आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली है? 1 2 3 4 5 6 7 5 एक पेज पे हिस्ट्री लिखी हुई थी। मैंने कहा था कि जब आपको टाइम मिले अपनी मसरूफियात में से, पाकिस्तान का अगर फ़ैसला हो गया हो, कश्मीर का फ़ैसला आपने कर लिया हो, गज़ा के ऊपर क्या चल रहा है अगर वो भी आपने फ़ैसले कर लिए हों, तो वो थोड़ा सा उसको भी पढ़ना है। सही है? तो प्लीज़ वो किसी खातून, किसी साहब से किसी ने पूछा ना कि जनाब तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? उसने कहा बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये एथिक्स आ गया। उसने कहा कि बात ये है कि जो
बड़े बड़े फ़ैसले हैं घर के वो मैं करता हूँ, इस मुल्क के घर के छोटे छोटे फ़ैसले मेरी वाइफ करती। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा देखें कश्मीर आज़ाद होगा नहीं होगा, इंडिया हमारा दुश्मन है नहीं है, राइट, इस तरह यूक्रेन पे जो हमला हुआ वो ठीक था या गलत था, ये मैं सोचता हूँ। बाकी बर्तन कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, ये मेरी बेगम फ़ैसले करती है, राइट। तो आपके भी छोटे छोटे फ़ैसले जो है ना प्लीज़ आप कर लीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। एथिक्स, इखलाकियात क्या होते हैं? देखें जी, ये आ गया जी हमारे कंटेंट्स। एथिक्स हैं क्या? एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर, एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये कौन है? FBR, टैक्स डिपार्टमेंट, जिसके दांत अभी मैंने दिखाए थे आपको। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, ये हमारे वकील। और एथिक्स फॉर टैक्स पेयर, ये हम हैं, राइट। ये इन्होंने ऐड किया और ये लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट भी हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स, इखलाकियात के कोड यानी लिस्ट जो बनी हुई है वो क्या है? फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देखें ये जो चारों चीज़ें हैं ना ये जनरल हैं, ये हमारे कानून में कहीं पर मौजूद, ये हमारे कानून का हिस्सा है जो इन्होंने पिछली दफ़ा इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। एज एप्लीकेबल टू टैक्स सर्विसेज, कि टैक्स सर्विसेज देते हुए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये वो चीज़ है, राइट। ये तकरीबन आप देखिएगा कि ये छठा पॉइंट और ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, क्योंकि ये है जनरल जो हमने कहाँ से उठाए हैं? WWW से। ये कहाँ से उठाए हमने? WWW, कुछ लोग इसे W भी बोलते हैं, तो WWW, तो ये कहाँ से हैं? ये हमारे कानून में लिखे हुए, ये आपको उससे मिल जाएंगे। ये सिंगल W है। W जो होता है ना, इसका डबल U होता है असल में ना, बेसिकली U होता है ना, तो ये डबल U होता है, डबल U नहीं लिखते V की तरह है, होता डबल U है। ले जी, एथिक्स मीनिंग्स, मैंने इसको कभी आप देख लीजिएगा कि क्या उसने डेफिनेशन कभी पूछी है एथिक्स की, जैसे टैक्स की डेफिनेशन थी। द वर्ड एथिक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस। आप ख़ुद बताएं कि अगर मुझे एथिक्स की डेफिनेशन आ भी जाए तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे असल में इखलाकियात आने चाहिए, ना कि उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। असल चीज़ तो ये है ना कि मुझे ईमान की डेफिनेशन आनी चाहिए, बेशक ईमान मेरे अंदर हो या ना हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई, और आपको पता चल रहा है कि ये उन्होंने विकीपीडिया या कहीं से इसको उठाया हुआ है। द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स करेक्टर एंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोरोस विच मीन्स कस्टम्स। अरिस्टोटल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट फिलोसोफर्स टू स्टडी एथिक्स। अरिस्टो की अक्सर चीज़ें गलत हैं, अक्सर इसकी साइंस की चीज़ें गलत हैं, इसकी अक्सर चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी इसको साइंस का बाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाप गलत होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सोचता था, वो क्या करता था? सोचता था, इसलिए इसको साइंस का बाप माना जाता है। कहता उसने ये एथिक्स को स्टडी किया था। टू हिम, उसके मुताबिक एथिक्स वाज मोर देन अ मोरल। मोरालिटी नहीं है सिर्फ कि भी मेरा दिल कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा वाली चीज़ है कि आपको फिज़िकली करना पड़ता है। मोरल, रिलीजियस और लीगल कॉन्सेप्ट, इनमें ना तो ये कानूनी है, इससे भी बढ़ के है। ही बिलीव्ड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज दैट एक्शंस आर अकम्प्लिश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन गुड्स। इसको पढ़ लेना ही बेहतर है, इतनी औखी लैंग्वेज जो है हम याद नहीं कर सकते, लिहाजा मैंने देखी नहीं है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो कहता जी एक बिहेवियर को मुकम्मल कर देना, यानी जो इखलाकियात हैं उसके अंदर रहते हुए किसी काम को मुकम्मल कर देना, उसके मुताबिक ये है इखलाकियात। आपने कहा कि जनाब मैं आपका जो टैक्स है, टैक्स रिटर्न मैं 25 तक फ़ाइल कर दूंगा, जी बिल्कुल ठीक है, और मैं सही फ़ाइल करूंगा ईमानदारी के साथ, तो वो कर दूंगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे कोई बंदा पैसे ना भी देना, मुझे पता होता है कि कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करनी, मेरे जानने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी उनकी रिटर्न वैसे ही फ़ाइल करता हूँ जैसे कि पेड की करता हूँ।
असल कहने का मकसद ये है कि आपको पैसों की बजाय ये सोचना चाहिए कि यार इसका काम मैंने कंप्लीट करना है, सही तरीके से करना है, राइट। ही आस्क्ड वेदर एक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर गुड बोथ फॉर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एंड सोसाइटी। ये उसने एथिक्स कहे हैं कि क्या जो काम किया जा रहा है वो अपने अगर दिल से पूछे क्या लोगों के लिए या किसी एक ग्रुप के लिए ये सही है या गलत है। सही है ना। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे घर में एक साहब आके कहते हैं जी मैं आपके घर में जो पेंट करूँगा वो मास्टर का करूँगा, लेकिन वो कर किसी और कंपनी का जाता है, उसको दिल से पता है कि मैं गलत करके आया हूँ, उसको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है, तो ये उसने इसको ये कहा। इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अरिस्टोटल ने कहा कि इट इज़ नेसेसरी टू पोजेस 3 वर्च्यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, टेम्परेंस सब्र, देख लीजिएगा, करेज हिम्मत होनी चाहिए, एंड जस्टिस, इसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सब्र भी करें, राइट। सब्र की क्या एग्जांपल है कि मेरे पास एक और कस्टमर आ गया, एक और क्लाइंट आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, बजाय कि अब इसको ही मैं टेंड कर दूं उसको पकड़ने के लिए, उसको भी ना करूं इसको भी ना करूं। सब्र करना चाहिए, करेज होनी चाहिए सही बात करने की कि साहब मैं आपका आज काम नहीं। आप देखेंगे आपके घरों में यही काम होता है, एक से ज़्यादा काम पकड़ते रहेंगे और आपके काम को क्या करते हैं खराब, और सही बात आपसे नहीं करेंगे। इतनी करेज नहीं होगी कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से करवा लें। एंड जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसको टाइम पे कंप्लीट कर लें। नहीं जी, लेजिस्लेटर आ गए। लेजिस्लेटर को किसको फॉलो करना चाहिए, कैनन्स को। मैंने आपको क्या कहा था, कैनन्स बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो एडम स्मिथ ने दिए थे कि जनाब इन असूलों के तहत कानून को बनाना चाहिए, तो उनको इन्हीं कानून को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। रेपिटेशन है रादर, ये उससे अगर आपने उसको अच्छी तरीके से कर लिया तो ये उसका फ्लिप है, ये क्या उसका तकरीबन फ्लिप है, ये आपको जल्दी हो जाएगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो हाथ से लिख के चीज़ को तैयार करते हैं, सारे किया करें यार। आप नोट्स बनाते हैं, देखिए कम से कम कंटेंट्स लिखते नहीं लिखते। आपने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कंटेंट्स बना लिए हुए हैं, नहीं बनाए, शुरू भी नहीं किए। जैसे मैंने समरी दी है ना आपको, वैसे आपने बना लिए हैं आपने, माशाल्लाह। सब ने बना लिए? नहीं, सब ने नहीं बनाए, कुछ हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था इफ़ यू विल फॉलो माई डॉटेड लाइन्स, राइट, यू विल क्वालिफाई योर एग्ज़ाम इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यही है कि ये टाइम आपको स्पेंड करना है, ये कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर आप इनकंसिस्टेंट होकर काम करेंगे और फिर सोचेंगे कि आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल में फिर आप ऐसे खाम खा जो है ना वो टामक टोइयाँ मार रहे हैं। फिर आपसे हर दफ़ा यही पूछा जाएगा कि जनाब आपका पेपर पास हो गया, आप कहेंगे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों निकाला। फिर ये हालात होने हैं आपके। वो बंदा सबसे बुरी कंडीशन में होता है जिसको ये जो बार बार ये कह रहा होता है जी मुझे नहीं पता मुझे क्यों निकाला। अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपने मेरे से वादा किया होगा कि आप सारे पेपर पास करेंगे, ऐसा था नहीं था? बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही। यस सर। जी, एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर, उनके कानूनदान जिनको हम कहते हैं, उनको कानून बनाते हुए क्या करना चाहिए। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज़ अ पब्लिक ट्रस्ट। जो हमारा लेजिस्लेटिव ऑफिस होता है, हमारे मुल्क में सेनेट है, पार्लियामेंट है, पब्लिक का उसके ऊपर क्या है, एक एतमाद है, एक ट्रस्ट है। ये ना इसके अंदर मैंने देखा है ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मसला कर रहा होता। अच्छा जी, एंड एवरी एफर्ट टू रियलाइज पर्सनल गेन थ्रू ऑफिस ऑफिशियल कंडक्ट इज़ अ वायोलेशन ऑफ द ट्रस्ट। यानी आप कानून बनाते हुए एक ऐसा कानून बना दें
राइट, जो जिसमें आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स गेन कर रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, मिसकंडक्ट है आपका, आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप कानून पढ़ते हुए बाज़ औक़ात फाइनल में ख़ासकर आप जाके देखेंगे कि उसमें लिखा होगा कि साहब ये वाली चीज़ फ़लाँ दिन इन लोगों पर एप्लीकेबल होगी, यानी आपको उसमें नज़र आ रहा होगा कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये ख़ास लोगों पर लगाई जा रही है, एक ख़ास सेक्ट के ऊपर लगाई जा रही है। जैसे एक दफ़ा आप अगर पुराना केस देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि BMW के ऊपर किसी एक दिन जो था वो टैक्स ख़त्म कर दिया गया था, और किसी एक पॉलिटिशियन की उसी दिन खेप जो है वो इंपोर्ट हो रही थी और उसी दिन लगा दिया गया, और उससे अगले दिन दोबारा उसको इम्पोज कर दिया गया, यानी उसकी जब क्लियरेंस हुई और दोबारा उसको लगा दिया गया। वो कहते हैं कि ऐसा आपको लेजिस्लेशन के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट चल रहा हो और आपके हक में चल रहा हो, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कौन क्या होता है, आइन, मैंडेट्स द लेजिस्लेचर टू एनेक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स, यानी उनको जो आपका आइन है वो आपको कहता है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को क्या करना है, आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इसमें पहली चीज़ भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यानी आपको अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जनाब जो लेजिस्लेटर हैं उनके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कानून को फ्रेम करते हुए, और अगर आप उसमें कैनन्स लिख देंगे तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, आपका आंसर ठीक माना जाएगा। राइट, डू यू थिंक आई शुड अगेन डिस्कस द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन? कर लेंगे? चलें, कैनन ऑफ एक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, ये इन्होंने दिए थे। अच्छा, ये उसके बाद एडम स्मिथ के बाद भी लोगों ने कई कैनन्स दिए हुए हैं। राइट, ये मैं आपको बता देता हूँ। कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि यानी इससे टैक्स से क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी पैदा होनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे आगे वर्ड लिखा हुआ है फिस्कल एडिक्वेसी। ये फिस्कल एडिक्वेसी क्या होता है जी? आप योर एक्सपेंडिचर शुड बी इन अकॉर्डेंस, योर इनकम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद योर एक्सपेंडिचर, यानी आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो आपके एक्सपेंडिचर्स को मीट करना चाहिए। आप बताएं, अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपके घर का खर्चा चला सके तो क्या करेंगे आप? हाथ फैलाएंगे, या लोन लेंगे, या अपने घर के बर्तन बेचेंगे? तीन ही चीज़ें हैं ना आपके पास। चौथी चीज़ तो अनएथिकल है ना, कि डकैती शुरू कर दें, घर दूसरे लोगों के बर्तन उठा के लाने शुरू कर दें, चोरी चकारी, ये तो इलीगल है। लीगली आपके पास तीन ऑप्शन बचेंगी। अगर आप फिस्कल एडिक्वेसी की बजाय फिस्कल डेफिसिट में चले गए, राइट, फिस्कल सरप्लस अगर नहीं है तो क्या चीज़ होगी? पहली कि आपको या तो लोन लेना पड़ेगा, राइट, या आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा, या फिर हाथ पे लाने पड़ेंगे, वो ज़कात सदका खैरात लेनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ ये है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। अच्छा, यील्ड का वर्ड आपको मिलेगा, इससे परेशान नहीं होना। यील्ड कहते हैं चीज़ का प्रोड्यूस होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ का मिलना, उसको यील्ड कहते हैं। आप भैंस खरीदते हैं, भैंस दूध देती है, उसकी यील्ड होती है। आप पौधा लगाते हैं, उससे फल निकलता है, ये उसकी यील्ड होती है। आप शेयर बाय करते हैं, डिविडेंड मिलता है, ये उसकी यील्ड है। तो उससे जो आपको चीज़ मिलती है उसको यील्ड कहते हैं। कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन्स ऑफ इलास्टिक का कभी सुना? इलास्टिक, इलास्टिक किसे कहते हैं? वो जो बच्चों में बचपन में उनके नाड़े की जगह डाला जाता है उसको इलास्टिक कहते हैं, राइट। वो क्यों डाला जाता है? क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता बेचारे को, उसने तो जनाब जब भी अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो ड्रम से जनाब वो उसको इलास्टिक से आराम से वो परफॉर्म कर लेता है, राइट। वो कहते हैं ना कि जो बच्चा बार बार जो है ना अंगूठा चूसता हो
तो उसका इलास्टिक ढीला कर दें, वो इंशाल्लाह अपनी शलवार ही उठाता रहेगा फिर तो सिस्टम को कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए माजरत ज़रा समझाने के लिए आप समझ आ गई इलास्टिक को, राइट। तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी के सिस्टम को इलास्टिक होना चाहिए, राइट। ये हर साल जो बजट आता है ना, दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द इलास्टिसिटी, कि बजट में कभी टैक्सेस को कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। ये सिस्टम के अंदर इलास्टिसिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है, ऑप्शन देते हैं ये मुख्तलिफ, ये उसकी एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन एवरी टैक्स इम्पोज्ड by the government should be elastic in nature. In other words, the income from tax should be capable of increasing or decreasing accordingly. बस इतनी बात भी याद कर लें कि आपका जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए, ये चाहे तो इनकम को इंक्रीज़ कर ले, चाहे तो इनकम को डिक्रीज़ कर ले, इसके पास ऑप्शन होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर पहले जो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स था उसके ऊपर टैक्स था 3.5%, फिर उन्होंने उसको 4% किया, अब 4.5% है। बाज़ का टैक्स को बढ़ाते भी हैं, बाज़ का उसको कम भी करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो मैनेज हो सके। ये है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कल इंशाल्लाह ताला इसके आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, इससे क्लोज़ करने से पहले इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होनी चाहिए ना। क्या चीज़ मैंने बताई है क्वेश्चन नंबर 8 में, टैक्स सिस्टम है क्या, राइट, और इस ये बनता कैसे है वो चैप्टर 2 में है, और इसके एथिक्स क्या है। जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं, टैक्स देने वाले, टैक्स लेने वाले, टैक्स लेने वालों के नुमाइंदे कौन हैं, टैक्स डिपार्टमेंट, और वकील कौन है हमारे, टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ये 4 लोगों के जो अखलाकियात हैं वो होने चाहिए। और आई कैप ने ऐसे करने के लिए हमें एक और भी डाल दिया, आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट भी डाल दिए। ये हमारा हाथ इससे पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।